पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ईरान में मौजूद हैं, ईरान पहुँचे हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मुज़म्मिल साहब, आने वाले कुछ घंटे कुछ वक्त बड़ा बताया जा रहा है कि हो सकता है जंग छिड़ सकती है और ईरान पर हमला किया जा सकता है। ईरान भी उसके बरक्स तैयार है और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आबनाए हुर्मुज़ हो या फिर उनका एनरिच्ड यूरेनियम हो। अब मोहसिन नकवी साहब क्या कोई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कोई मैसेज है जो कि लेकर ईरान गए हैं? क्या सोर्सेज क्या क्लेम कर रहे हैं आपको? देखिए, पाकिस्तान अपनी आखिरी कोशिश कर रहा है कि जंग ना हो और कोई रास्ता मुफाहमत का, मुज़ाकरात का, मुआहदे का निकल आए। और मोहसिन नकवी साहब जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान गए थे तो उनके साथ थे। और शुरू से जो ईरान के साथ निगोशिएशंस हैं, डायलॉग्स हैं, उनमें फील्ड मार्शल साथ थे। मेरे ख्याल है अब दोबारा उनको जो भेजा है पाकिस्तान ने कि शायद कोई कॉमन ग्राउंड ईरान और अमेरिका के दरमियान निकल सके और एक आखिरी कोशिश की जा सके कि शायद कोई मुज़ाकरात की कोई सेकंड राउंड हो सके। क्योंकि कल के दौरा चीन के बाद अगर इस तरह से पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया है तो फॉर श्योर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट इसमें है और अमेरिका चाहता है कि हालात किसी न किसी पाकिस्तान अपने तौर पर भी ले सकता है। मैं नहीं समझता अमेरिका के कहने पे लिया है। दोनों की पोजीशंस पाकिस्तान को पता है, ईरान की और अमेरिका की। पाकिस्तान की तो कोशिश है कि कोई कॉमन ग्राउंड करके मुआहदा हो जाए, पीस हो जाए, सीज फायर कायम रहे और ये पाकिस्तान की सिंसियर एफर्ट्स हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने इस वक्त जब सब लोग ये पेशन गोई कर रहे हैं कि जंग दोबारा शुरू हो जाएगी, सब लोग ये पेशन गोई कर रहे हैं कि शायद दोबारा अमेरिका बमबारी की तरफ चला जाए, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुलाने के लिए कोई आलमी इत्तेहाद बन जाए, जैसे हमने जावेद मलिक साहब से बात भी की है पहले सेगमेंट में। उसमें पाकिस्तान की कोशिश है कि ऐसा कुछ ना हो और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने एक बेहतर स्टेप उठाया है कि मोहसिन नकवी साहब को भेजा है कि शायद ईरानियन से बात करके कोई रास्ता निकल सके, कोई एग्रीमेंट हो सके। क्योंकि जो अब्बास अराग़ची साहब की इंडिया में गुफ्तगू थी उसमें से तो कोई ऐसी बात नहीं निकलती थी जिससे मुआहदा हो और ना ही ट्रंप साहब की गुफ्तगू से ऐसा कोई बात लगती थी कि मुआहदा हो और लगता था कि ईरान और अमेरिका बहुत दूर चले गए हैं मुआहदे से और अमन मुआहदा दोनों के दरमियान फासले बढ़ गए हैं। उन बढ़ते हुए फासलों को समेटने के लिए मेरे ख्याल में ये एक और कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने पहले भी बहुत कोशिश की है। एक स्टेज पे आपको पता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद तेहरान चले गए थे। अब उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को भेजा है कि शायद ईरान से कोई बात करके कोई ऐसी कॉमन ग्राउंड निकाली जा सके। मुझे साहब, चाइना की अगर बात की जाए तो ईरान के लिए तो सेंसिटिव है चाइना। ये तो कल की जब मीटिंग भी हुई है, वापसी हुई है डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपने वतन में अमेरिका में वापस, तो ये उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं इस हवाले से। तो कल को हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होगा इस जंग में। जो चाइना ने अपना प्रेस रिलीज जारी किया है ट्रंप से मुलाकात में, उसमें ईरान का कोई जिक्र नहीं है। अगर चाइना की ईरान के लिए कोई बात होती तो चाइना अपने प्रेस रिलीज में ईरान का प्रेस रिलीज तो वो जो पूरी दुनिया के लिए है ना, कुछ बातें तो ऐसी भी हैं जो कि ऑफ द रिकॉर्ड है। जो आपका देखो, उन्होंने ताइवान के लिए प्रेस रिलीज जारी किया ना कि हमारी रेड लाइन है, तो वो ईरान के लिए भी जारी कर सकते थे, तो उन्होंने ईरान का जिक्र भी नहीं किया। ये जरूर है कि यूनाइटेड नेशंस में अगर कोई ईरान के खिलाफ करारदाद आती है तो वो चाइना और रशिया जरूर ब्लॉक कर देते हैं, इस हद तक जरूर मौजूद है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि चाइना के शिप्स को ब्लॉकेट खुलाने के लिए पहुंच गए। ऑफ द रिकॉर्ड भी कोई बात नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि ना डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिकन मौक़िफ़ था कि हमें चाइनीज मदद की कोई जरूरत नहीं है। खुशी खुशी तो नहीं गए डोनाल्ड ट्रंप साहब भी वापस। मैं तो खुद उसको एक नाकाम दौरा कहता हूँ। पहले सेगमेंट में मैंने बात की है। लेकिन टेक्निकल बात मुझे ऐसा लगता है कि शायद अमेरिकन थ्रू चाइनीज भी कोई एग्रीमेंट नहीं करना चाहेंगे। जैसे कि जावेद मलिक साहब भी हमें कह रहे थे कि उससे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की पोजीशन अमेरिका में बहुत कमज़ोर होगी कि अगर चाइना को मुआहदा कराएगा तो मेरे ख्याल में अमेरिकन को सूट नहीं करता कि चाइना या रशिया के ज़रिए को पीस डील करें। पाकिस्तान ही वाहिद ऑप्शन है जो ईरानियंस के पास और अमेरिकन के पास हासिल है। एक और कोशिश आप कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए की जा रही है। देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है, कोई रास्ता बनता है या नहीं बनता है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ये इस विजिट के ऊपर बहुत, अगर ये विजिट कामयाब होता है तो अमन साल से वापस ट्रैक पे आ जाएगी और अगर नाकाम होता है तो फिर हमें जंग के साए नजर आएंगे, जो कि हम दुआ करेंगे कि ऐसा ना हो। मतलब साहब, पिंकी की बात कर लेते हैं। अनमोल उर्फ पिंकी जो मुबैना ड्रग डीलर है और वो बेसिकली 7 मुल्ज़िमान उसके अलावा भी गिरफ्तार कर लिए गए। बड़े बड़े नाम अटैच हो रहे हैं इस केस के साथ, जिनमें कुछ सियासतदानों के भी है, अशराफिया के भी हैं, अदाकाराओं के भी हैं। 45 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की जो मंशियात है वो भी बरामद की गई है और लग ये रहा था कि बनेगा कुछ नहीं, ये केस हवा में उड़ जाएगा और बरी हो जाएंगी पिंकी साहिबा और घर को जाके बड़े सुकून से बैठ जाएंगी। जो उनकी ऑडियो भी लीक हुई थी उससे भी नजर आ रहा था, लेकिन हालात किसी और तरफ चले गए। ठीक है, पहली बात तो ये है कि होने क्या जा रहा है। पहली बात तो ये है कि हमें किसी ड्रग डीलर के साथ हमदर्दी नहीं होनी चाहिए।
फॉर श्योर ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल, जो लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं या जो इसको एक कह रहे हैं कि ये 28वें, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये 28वीं आईनी तरमीम के लिए ड्रामा क्रिएट किया गया है, पार्टी को शिकंजे में लाने के लिए। मैं समझता हूँ किसी भी ड्रग डीलर को किसी भी तरह डिफेंड नहीं करना चाहिए और उसका कोई भी डिफेंस भी काबिल कबूल नहीं है कि जी पहले दिन तो आपको पता है वो कितनी मटक के अदालत में फिर रही थी, अब जब कानून का शिकंजा सख्त हुआ है तो वो खुद को मजलूम कहने के लिए कोई सियासी बयान भी दे। तो हमें किसी ड्रग डीलर से हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, दीमक की तरह और छाट रही किसी है ड्रग डीलर का कोई डिफेंस काबिल कबूल नहीं होना चाहिए कि वो कोई डिफेंस ले और हम उसका दिफा सुने। बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, ऐसा ही है। और ये बच्चों में मंशियात बेचते हैं, ये हमारे बच्चों के कातिल हैं। बेशक हमें तो कानून से और हुकूमतों से मुतालबा करना चाहिए सख्त से सजा। मुझे तो पहले दिन उस जज पे भी हैरानगी है जिसने पहले दिन इसको जुडिशल कर दिया था और रिमांड नहीं दिया था और बाद में दोबारा रिमांड हुआ। तो मैं समझता हूँ हमारी अदालतों से मंशियात फरोश छूट जाते हैं, ये बड़ी गलत बात है। पुलिस को वो ऑफर कर देते हैं कि आप भी इस बिजनेस में आएं। इसके बारे में भी मशहूर है कि ये 2 करोड़ रुपया गाड़ी में रख के फिरती थी, 40 इसके पास स्कूटर राइडर थे, इसका एक नेटवर्क था। आप बताएं इससे किसी को कोई हमदर्दी हो सकती है? 2 करोड़ रखती थी कि कभी भी रिश्वत देनी अगर मैं पड़े? पकड़ी जाऊं तो मौके पर रिश्वत दे दूं। और टेक्निकल बात यह है कि एक नेटवर्क चलाती थी, ड्रग डीलर थी, सब कहते हैं कई सालों से मुकदमे थे उसके ऊपर। अगर वो कानून के शिकंजे में आ गई है तो हमें कानून का साथ देना है या ड्रग डीलर का साथ देना है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप मेरी बात से हमें ये कहना है कि हमें तो ये कहना है कि इस जैसी और जितनी पिंकी हैं सारी पकड़ के जेल में डालें, इनको फांसी की सजाएं दें, इनको ताहयात 14-14 साल की कैद दें। ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रही हैं, हमारे माशरे में ड्रग्स फैला रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके हक़ में बात करने वाले लोग या इसको कोई और लिबादा के जी ये 28वीं तरमीम का ड्रामा है और इसका साथ देने वाले लोग वो पाकिस्तान के को हामी हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के हामी हैं। उनकी क्या स्कूल ऑफ थाट है? मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इस खातून से तो किसी को कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, किसी भी ड्रग डीलर से किसी को कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। मुज़म्मिल साहब, सोशल मीडिया पे बहस छिड़ी हुई है, नताशा कत्ल केस आपके सामने है, जिस तरह से उसने मोटरसाइकिल पर रौंद दिया था, इस तरह के इतने ज्यादा केसेस की एग्जांपल्स पाकिस्तान में। रोड एक्सीडेंट और ड्रग डीलर को आप आपस में कंपैरिजन ना करें। नहीं, आप मेरी बात तो उस वक्त उसने भी दिया रोड एक्सीडेंट तो उसका होगा क्या इस केस का? देखिए, रोड एक्सीडेंट मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। रोड एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, आप भी गाड़ी चलाती हैं, कोई मिसहैप हो सकता है, लेकिन उसका ड्रग डीलिंग से कंपैरिजन आप गलत कर रही हैं। मतलब एक ड्रग डीलर है, जानबूझकर मंशियात बेचता है, एक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आप दो चीजों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? मुझे आपकी समझ में बड़ी हैरानगी हुई इस वक्त। नहीं, मुझे आपकी समझ, नताशा का और पिंकी का कोई कंपैरिजन नहीं। अशराफिया के मामले में कानून की गिरफ्त कमजोर है कि नहीं? आपकी मर्जी, आप रेमंड डेविस को भी ले आए। नहीं, छोटी बच्ची की बात कर लेते हैं, फातिमा की। मैं ये कह रहा हूं कि ड्रग डीलर्स को अलग सेगमेंट, अलग तौर पे उनसे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। अशराफिया के लिए आप अशराफिया का मुकदमा ड्रग डीलर के साथ ना लाएं। ड्रग डीलर के लिए, सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए कि नहीं? आखिरी में फिर पूछूंगी, आपको लगता है कि कानून के शिकंजे से ये फरार हो? मुझे लगता है इसको उम्र कैद की सजा होगी, इसको सजा होगी, अब ये नहीं बच सकती। ये हम आज मुझे ये लगता है कि अब कानून का शिकंजा उसके ऊपर आ गया है, इतना केस मीडिया ने हाईलाइट कर दिया है, अब उसको ज़रूर सज़ा होगी। स्पीडी ट्रायल की हमें बात करनी चाहिए, जल्द अज जल्द सज़ा की बात करनी चाहिए और उसके सारे साथियों को कानून के कटहरे में लाने की बात करनी चाहिए। और मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि ड्रग डीलर्स को हमें दूसरे केसेस के साथ नहीं मिक्स करना चाहिए। अशराफिया के केसेस, करप्शन के केसेस, इनको अलग छोड़ें। पहली बात है, ड्रग डीलर जहर बेचते हैं, जमा के तो कोई भी निकल जाता है ना, इसीलिए तो कितने साल से कर रही थी। जहर बेचते हैं, इनके केसेस स्पीडी ट्रायल और इनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स होनी चाहिए। लेट्स सी, इस पर जरूर हम करेंगे भी प्रोग्राम, क्या होता है क्या नहीं। मतलब साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने सूबाई काबीना तौसी के लिए जो मुशावरत थी उसको मुकम्मल कर लिया है और 18 नामों पर मुश्तमिल समरी भी तैयार कर ली गई है। फहरिस्त में 6 सूबाई वज़रा, 6 मुशीर, 8 मुआवनीन खुसूसी शामिल हैं। अच्छा जी, पहले तो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा था जब वज़ीर आला बने थे कि मैं तब तक काबीना नहीं बनाऊंगा जब तक मेरी बानी से मुलाकात नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा एक छोटी काबीना बनाऊंगा ताकि काम चला सकूं, मुलाकात तक बड़ी काबीना नहीं बनाऊंगा। अब मेरा ख्याल है जब से ये अफवाहें आने लग गई हैं ना कि जी सुहेल अफरीदी साहब का अपनी कुर्सी ख़तरे में है,
और लोगों को लगा कि जी अब सोहेल अफरीदी साहब की भी छुट्टी होने वाली है और पीटीआई से ऐसी बातें आने लग गई, नए वज़रा आला के नाम आने लग गए। तो मुझे लगता है उन्होंने अपने तमाम नाराज़ लोगों को राज़ी करने के लिए 18 नए नामों पर समरी तैयार की है कि उनको नए वज़ीर बनाया जाए। उसमें 6 नए वज़ीर हैं, 4 मशीर हैं, 8 मावनीन ख़ुसूसी हैं। ये जब वजारतों की बंदरबाट शुरू होती है ना, तो आप मेरी बात समझें, तब ख़तरा की घंटियाँ बजी होती हैं। तो वजारतों की बंदरबाट क्या इल्ज़ाम है कि सोहेल अफरीदी साहब भी कॉम्प्रोमाइज़्ड है? नहीं, मेरा ख्याल है कि क्योंकि अलीमा खान साहिबा तो काफ़ी कॉन्फिडेंस शो कर रही हैं। पीटीआई में ही ये आवाज़ें हैं कि जी सोहेल अफरीदी साहब वो डिलीवरी नहीं दे सके जिसके लिए उन्हें लाया गया था। डिलीवरी ये है कि इमरान खान साहब जेल की सलाखों से बाहर हों और उसके लिए नजर आनी चाहिए पीटीआई की लोग एक्टिविटी। सवाल करते हैं कि वो जो उन्होंने एक कंटेनर बनाया था वो कहाँ है। वो कहते हैं वो मुलाकातें नहीं खुला सके। बतौर चीफ मिनिस्टर उनकी कारकर्दगी पर वो कहते हैं इससे तो बेहतर गंडापुर था, उसके दौर में मुलाकातें भी होती थीं, उसके दौर में आपने मार्च भी कर लिया, उसके दौर में जलसे भी हो जाते थे, उसके दौर में तमाम चीज़ें मौजूद थीं। सोहेल अफरीदी के आने से तो वो कहते हैं हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं और उनके आने से मुलाकातें भी बंद हैं। वो कुछ भी नहीं कर सके, इनकी डिलीवरी 0+0 है। वो केपी के अंदर भी कुछ नहीं कर सके, ऐसी कोई रेजिस्टेंस नहीं दे सके जो पीटीआई के लिए वाइल्ड कार्ड बन सके। तो लिहाजा सोहेल अफरीदी की परफॉर्मेंस पर और उनकी यूटिलिटी पर पीटीआई खुद ही सवाल उठा रही है। कोई पीएमएलएन ने तो नहीं उठाने, किसी और ने तो नहीं उठाने। उन सवालात में मुझे लगता है कि सोहेल अफरीदी साहब पर दबाव बढ़ा है और उस दबाव की वजह से उन्होंने ये अपनी कैबिनेट में एक्सटेंशन का फैसला किया है। वैसे भी मैं समझता हूँ कि पीटीआई तो शुरू से ही बड़ी काबीना रखने के ख़िलाफ़ थी और पीटीआई तो कहती थी कि इतने वज़रा ज़फ़र मौज क्यों होनी चाहिए। और अगर 18 नए लोग पीटीआई शामिल कर रही है तो यकीनन कोई जस्टिफिकेशन उनके पास होगी कि 18 नए वज़ीर उन्हें क्यों चाहिए। लेकिन बहरहाल ये उनके अपने जो पहला स्टैंड था उससे काफ़ी कॉन्ट्रडिक्ट। चलें देखते हैं आगे क्या होगा। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना नकवी को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिए। हाफ़िज़।